बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है एक छोटा सा टॉपिक है मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस के बारे में कि उस वक्त मेंडल्स ने क्या प्रेडिक्ट किया था, उनके प्रेडिक्शंस क्या थे। उन्होंने जो फैक्टर्स है जो ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उस बारे में मेंडल ने क्या बताया था। अब स्टूडेंट्स देखिए, छठा लेक्चर है हमारा ये इनहेरिटेंस के चैप्टर का। जिस तरह हमें मालूम है कि जिस वक्त मेंडल्स काम कर रहा था वो तकरीबन दौर था 1860s का 1860s का दौर था। उस वक्त आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि फील्ड ऑफ साइटोलॉजी का मतलब है कि सेल बायोलॉजी का जो बायोलॉजिकल फील्ड है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ सब सेलुलर बॉडीज। सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइटोलॉजी का फील्ड था जिसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी, ठीक है। उस वक्त ये जो फील्ड था वो प्रिमिटिव स्टेज में था। मतलब ये है कि सेल के अंदर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो आजकल जानते हैं। उस वक्त ये जो फील्ड ऑफ साइटोलॉजी था ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था। मीन ज़्यादातर डिस्कवरीज नहीं हुए थे, ज़्यादातर साइंटिस्ट्स को मालूम नहीं था कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। उस वक्त की बात है जब मेंडल काम कर रहा था 1860s में, तो सेल बायोलॉजी का फील्ड जो है वो प्रिमिटिव स्टेज पे था, इनिशियल स्टेज पे था। लेकिन बावजूद इसके कि उस वक्त सेल के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी जो है मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव एजेंट ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस का जो पॉजिटिव एजेंट है, मीन जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को, वही पॉजिटिव एजेंट दैट ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स। मेंडल ने ये प्रेडिक्शन किया था कि कोई ऐसी चीज है जो ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उस चीज को मेंडल ने उस वक्त नाम दिया था उन हेरिडिटरी फैक्टर्स को कि ये तो शायद हमारे पास, इसको नाम दिया था एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, या दूसरा सिंपली एलिमेंट्स का नाम दिया था कि ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, और सिंपली हेरिडिटरी फैक्टर्स और डिस्क्रीट यूनिट्स। ये इस फैक्टर को मेंडल ने मुख्तलिफ नाम दिए थे कि ये एलिमेंट्स है या एलिमेंट्स है या हेरिडिटरी फैक्टर्स है या डिस्क्रीट यूनिट्स है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। स्टूडेंट्स देखिए, इसके साथ साथ उसने ये भी क्लैरिफाई किया, ये बयान भी दे दिया मेंडल ने, समझ गए ना, कि जो कैरेक्टर वो फैक्टर्स को एजेंट्स जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मेंडल ने उन फैक्टर्स को उस दौर में नाम दिया था एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, डिस्क्रीट यूनिट्स या फैक्टर्स का नाम देते जिसको आजकल जीन्स कहते हैं, ठीक है। उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो फैक्टर्स या एलिमेंट्स है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, ये हमारे पास जो है कैरेक्टर्स या फैक्टर्स जो है ये ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को किस चीज के जरिए से, थ्रू गैमीट्स। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस फिक्र का मतलब ये है कि ये जो फैक्टर्स है, जो एलिमेंट्स है, ये गैमीट्स के अंदर मौजूद होते हैं और इसी गैमीट्स के जरिए से जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कब? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब हमारे पास स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, उस वक्त ये कैरेक्टर्स जो है ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, फर्टिलाइजेशन। इसी के साथ उसने ये भी बयान दिया था, सबसे पहले वो फैक्टर्स है और ये फैक्टर्स होते गैमीट्स में है, गैमीट्स के जरिए से ट्रांसफर होते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। इसी के साथ उसने कहा कि हर एक फैक्टर में, हर एक फैक्टर, हर एक एलिमेंट में दो
पेयर्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जिनको आजकल हम एलील्स कहते हैं। इससे पहले मैंने डिस्कशन दिया है एलील के बारे में कि हर एक जीन में दो एलील होते हैं। उसने जीन को क्या नाम दिया था? फैक्टर। उसमें दो फैक्टर है। ये एक्सप्लेनेशन मेंडल ने दी थी, प्रेडिक्शंस जो कि सही साबित हुए, जिसमें एक जो है अपने मेल पेरेंट्स से वसूल करता है, एक ऑफस्प्रिंग वहां से आता है, और दूसरा जो है अपनी फीमेल पेरेंट्स से वसूल करता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए, ये मेंडल ने प्रिडिक्ट किए थे। सिमिलरली ये जो कंबाइन, फिर ये कंबाइनली क्या करते हैं? कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर और ट्रेट। फिर एक ही स्पेसिफिक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को ये कंबाइनली कंट्रोल करते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि सोमैटिक सेल में एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं, मतलब दो है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से। और जब गैमेटोजेनेसिस होता है उस वक्त ये सेग्रीगेट होते हैं। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है, मैंने आगे डिस्कस किया। समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या था कि हेरिडिटरी फैक्टर को नाम दिया था एलिमेंट्स, एलिमेंटल्स, डिस्क्रीट यूनिट्स या हेरिडिटरी फैक्टर्स। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो होते हैं गैमेट्स में मौजूद होते हैं और इसी के जरिए ट्रांसफर होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। तीसरी बात कि हर एक फैक्टर में दो पार्ट्स होते हैं, जो कि एक मेल पेरेंट्स से आता है, दूसरा फीमेल पेरेंट्स से, जो कंबाइनली एक ट्रेट को करेक्ट कंट्रोल करता है। अच्छा, तो इन हेरिडिटरी फैक्टर्स या एलिमेंट्स को आजकल हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम आजकल कहते हैं कि ये जीन्स है। क्या है स्टूडेंट्स? ये जीन्स है। ये जो टर्म जीन है इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉनसन। 1909 में 1909 में उन्होंने ये टर्म जीन दिया था इनको। इनका अपना एक जो है एक हिस्ट्री है, पहले कहीं जीन था, वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए में, फिर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत अभी हमारे पास नहीं है। तो 1906 में फील्ड ऑफ जेनेटिक्स वजूद में आया था, इसको आइसोलेट किया था, इसको स्पेसिफाई किया था। 1909 में इन फैक्टर्स को नाम जीन दिया गया था। इसके अलावा फिर मेंडल ने ये बात भी की थी कि जो हर एक फैक्टर जो है ये अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करता है? रिटेन रखता है। मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स में ये एक किस्म का था और आगे जाके बच्चे में ये दूसरी किस्म का हो जाएगा किसी दूसरे फैक्टर्स के साथ, जिनके साथ इंटरमिक्स होके अपनी पहचान लूज करेगा। ठीक है, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करेगा। नहीं, मतलब ये है कि ये अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करता है एंड डज नॉट मिक्स विद अदर्स। दूसरे फैक्टर्स, दूसरी जीन्स के साथ ये मिक्स नहीं होता है व्हाइल पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन रैंडम होती है, तो उसमें जीन अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि एक जीन किसी दूसरी जीन की वजह से डिस्टर्ब हो या इंटरमिक्स हो या उनका स्ट्रक्चर लॉस्ट हो, ठीक है, या उनकी जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब हो जाए। वो जैसे पेरेंट्स में था उसी तरीके से वो ऑफस्प्रिंग में भी आएगा। इसी तरीके से फिर एक बात जो है इनडायरेक्टली प्रेडिक्टेड होती है मेंडल से, क्योंकि मेंडल ने ये कहा है कि इसके अंदर दो एलील्स होते हैं, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। ठीक है, फिर मेंडल का एक प्रिंसिपल है जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। उन्होंने कहा था कि एलील्स ऑफ अ जीन आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन in his principle which is nowadays termed as Mendel's law of segregation। मतलब कि जब भी गैमीट बनते हैं उस वक्त जो है ये जो एलील्स ऑफ जीन्स जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो किस लिए? ताकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, ताकि वो एक एलील अपने मेल पेरेंट्स से वसूल कर ले, दूसरा फीमेल पेरेंट्स से हासिल कर ले। तो इनडायरेक्टली मेंडल ने क्या किया? इन दिस वे मेंडल प्रेडिक्टेड इनडायरेक्टली द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। उस वक्त ये मालूमात नहीं थे, लेकिन ये इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने दिया है कि जब गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं तो इनके क्रोमोसोम नंबर भी सेपरेटेड हो जाते हैं। इनको हम ये भी कहते हैं पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। जिस तरह गैमीट्स के दौरान जीन सेग्रीगेट होते हैं, एलील्स सेग्रीगेट होते हैं, इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर्स भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान। एंड द फिजिकल विच इज द फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। यही फिजिकल मैकेनिज्म है। फिजिकल मैकेनिज्म का मतलब यह है कि हाफ मेल पेरेंट्स से आते हैं, हाफ फीमेल पेरेंट्स से आते हैं। जब बच्चा बनता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, कोई 92 हो जाए, नहीं, क्योंकि हाफ मेल से आ रहे हैं, हाफ फीमेल से आ रहे हैं। हाफ जो है जीन्स भी सेग्रीगेट होता है, एक हाफ एलील्स मेल से आते हैं, हाफ फीमेल से आते हैं। तो ये जो है मेंडल ने प्रेडिक्शन दिए थे, इसी वजह से जो है बहुत काफ़ी
जो है मालूमात फराहम हो गई। फिर बाद में इन्हीं को फिर इन्होंने बेसिक बनाया इनहेरिटेंस का। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मेंडल्स ने इन फैक्टर्स को एलिमेंट्स कहा था, जिसको आजकल जीन्स कहते हैं। और इसके अंदर दो पेयर होते हैं जो एलील है, दो फैक्टर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं एलील्स, जो कि गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते हैं। और यही इशारा है किस चीज़ के लिए, कि क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन के लिए, कि गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं ये हमारा जो था मेंडल्स प्रेडिक्शन के बारे में कुछ बात थी, आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ फिर हम मौजूद होंगे, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़।